Hello guys, it's Rahul Bangwal with another video tutorial, and in this video I'm going to explain the life processes. That's the sixth chapter of class 10 science. So let's start guys. Okay, so how do we tell the difference between what is alive and what is not alive? This is a very important question and therefore this needs a sophisticated answer as well. अच्छा, तो लाइफ जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है कि लाइफ इज द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अब मॉलिक्यूलर मूवमेंट से आप क्या समझते हैं? मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को मॉलिक्यूलर मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ठीक है, ये जो मूवमेंट होता है ओवर वेरी स्मॉल स्केल होता है, जो कि नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होता, लेकिन वास्तव में यही रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। यही रिस्पॉन्सिबल है, मतलब जो ये मोलिकुलर मूवमेंट है यही चाबी है भैया लाइफ की। यहाँ पर इसको हम आगे देखेंगे। इनफैक्ट वायरसेस do not show any molecular movement in them until they infect some cell, and that is partly why there is a controversy about whether they are truly alive or not. वायरसेस की बात अगर करें, क्योंकि आजकल तो ये सब कुछ जो हो रहा है वायरस की वजह से हो रहा है, वीडियो भी तभी बन पा रहा है जब वायरस ने कुछ कर दिया काम। तो अगर वायरसेस की बात करें तो ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट को नहीं दिखाते हैं अगर ये किसी होस्ट सेल के अंदर नहीं है। अगर ये किसी होस्ट सेल में है, ये उस समय ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो करते हैं, अदरवाइज ये मॉलिक्यूलर मूवमेंट को शो नहीं करते। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी होती है फिर उत्पन्न कि क्या ये वास्तव में अलाइव हैं और नहीं हैं, क्योंकि ये अपने आप से तो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को जो है प्रदर्शित नहीं करते हैं। ये तभी मॉलिक्यूलर मूवमेंट प्रदर्शित करते हैं जब ये किसी होस्ट सेल के अंदर होते हैं। ये एक बात है, मतलब ये स्वयं से इनमें कुछ मूवमेंट नहीं होती, ये बिल्कुल इनएनिमेट पड़े रहते हैं। जब ये बाहर एनवायरनमेंट में एटमोसफेयर में पड़े होते हैं तो ये इनएनिमेट पड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कोरोना वायरस की इमेज है। हम आगे बढ़ते हैं, लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं। और भाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड इन लाइफ फॉर लाइफ, यहाँ पर है। सो मॉलिक्यूलर मूवमेंट लाइफ के लिए आवश्यक क्यों होती है, ये एक क्वेश्चन है। अभी हमने बात करी है कि मॉलिक्यूलर मूवमेंट ही लाइफ को बनाता है, लाइफ को लाइफ बनाने का काम कौन करता है? मॉलिक्यूलर मूवमेंट। लेकिन मॉलिक्यूलर मूवमेंट कैसे ही करती है? इसकी एक बहुत ही सिंपल सा आंसर है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। वी हैव सीन इन अर्लियर क्लासेस दैट लिविंग ऑर्गेनिम्स are well organized structures. They can have tissues have cells have smaller components in them, and so on. Because of the effect of the environment, this organized structure or order nature of living structures is very likely to keep breaking down over time. तो ये समय जैसे बीता जाता है, जो ये ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर जो लिविंग बींग्स का होता है, टिश्यूज होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर फिर और ऑर्गेनेल्स होते हैं, और ये जब सब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, जब इनके अंदर जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है वो सिमल्टेनियसली कर एंड कोऑर्डिनेशन में काम करते हुए लाइफ को लाइव बनाती है। लेकिन टाइम जैसे जैसे गुजरता है, क्या होता है कि ये चीजें कमजोर होने लग जाती हैं, क्षीण होने लग जाती हैं, टूटना शुरू कर देती हैं। और अगर इनकी मेंटेनेंस नहीं करी जाए, इसको रिपेयर नहीं करा जाए, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो तो बहुत जल्दी मर जाएगा, वो तो बहुत जल्दी डेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखें, if order breaks down, the organism will no longer be alive. So living creatures must keep repairing and maintaining their structure. Since all these structures are made up of molecules, they must move molecules around all the time. अब सारे ही स्ट्रक्चर आप देखें, आप सेल को ले लीजिए, सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स हैं, फिर वो ऑर्गेनेल्स किससे बने हैं? अल्टीमेटली आपको पता चलेगा वो सब मॉलिक्यूल से बने हैं, मॉलिक्यूल्स एटम से बनते हैं। तो जितना भी ऑर्गेनिक आपको दिखता है ना, ऑर्गेनिक जो मटेरियल आपको दिख रहा है वो सब, आप अगर आप लास्ट छोर उसका पकड़ें तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ही बना होता है, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स से ही बना होता है। अगर आप डीएनए को लें तो वो अंदर जाके आप उसके शुगर को ले लीजिए, चाहे उसके बेस पेयर्स को ले लीजिए, लास्ट में वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ही बने हैं। तो एटम से बनता है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से फिर ये ऑर्गेनेल्स बन रहे हैं, फिर सेल बन रही है, फिर सेल से टिश्यूज बन रहे हैं, और जो है फाइनली एक बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट की बात कर रहे हैं, आप एटम में और एटम के अंदर जो चीजें हैं उनकी उनके मूवमेंट की बात नहीं कर सकते, बिकॉज वो तो इनएनिमेट थिंग्स में भी हो रही हैं, ठीक है। एटम
में जो वाइब्रेशन होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है, वो सब कुछ तो उनमें भी हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की बात कर रहे हैं। जब एटम से मॉलिक्यूल बन गया, फिर मॉलिक्यूल जब मूव हो रहा है, वो लाइफ है। ठीक है, अब वो एक स्पेसिफिक ऑर्डर में मूव हो रहा है, अपने आप भी ऑटोमेटेड भी है वो सिस्टम कहीं ना कहीं, तो उसे हम लाइफ कहते हैं। तो हम ऑर्गेनिज्म्स की बात कर रहे थे। ऑर्गेनिज्म जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात करें तो उन्हें लिविंग होने के लिए क्या चाहिए? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेकिन लेकिन ये चूंकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होता है ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये समय के साथ साथ और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण जो है टूटता भी जाता है, और उसकी रिपेयरिंग के लिए क्या चाहिए? फिर से मॉलिक्यूल्स को मूव करना पड़ेगा। रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए मॉलिक्यूल्स को मूव करना पड़ेगा ना। तो ये मूवमेंट, वही तो, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस नहीं होगी तो लिविंग बीइंग जो है वो लिविंग बीइंग नहीं रह पाएगा, डेड हो जाएगा, बहुत ही जल्दी डेड हो जाएगा, और इतनी जल्दी डेड होता रहेगा कि रिप्रोडक्शन का भी टाइम न मिले। तो फिर तो ये संभव नहीं हो पाता, इतनी लाइफ फॉर्म्स जो अर्थ पर आज हैं। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ही नेसेसरी है, वो लाइफ को लाइफ बनाता है। लाइफ प्रोसेसेस वे सारी प्रोसेसेस हैं जो मेंटेनेंस का काम करती हैं, जो बॉडी का की रिपेयरिंग का काम करती हैं। वो सारी प्रोसेस इंटीग्रेटली, उनको हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमेशा चलती रहनी चाहिए। इवन इफ वी आर जस्ट asleep, दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। इसको चलना ही पड़ता है, अदरवाइज जो है हमारे बॉडी पार्ट्स जो हैं डिग्रेड होने शुरू हो जाएंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तो ये रिपेयरिंग की जो प्रोसेस हैं, ये मेंटेनेंस की जो प्रोसेस हैं, इंटीग्रेटेडली इनको लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हम इनको पढ़ेंगे आगे कि ये क्या क्या होती हैं। ओके, here we have unicellular organisms, and unicellular organisms are simple. They do not possess complex systems like us, but they run all life process as we do. Interesting बात तो यही है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स हैं अगर यूनिसेलुलर के कंपैरिजन में। तो यूनिसेलुलर का मतलब जिनमें केवल एक ही सेल होती है, और सब कुछ जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं उस सेल के ही अंदर होती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। होती सारी लाइफ प्रोसेस, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है। तो लाइफ प्रोसेस सारी उनके अंदर भी होती है, मेंटेनेंस भी होती है, सब कुछ होता है जैसे हमारे हमारे साथ होता है। लेकिन उनके पास कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स नहीं है, थोड़ा सरल तरीके से होता है। ठीक है, यहाँ पर जो इमेजेस हैं, आप नाम लिख लेंगे कि ये कौन कौन से माइक्रोब्स हैं। चलिए अब टेक्निकलिटीज की बात कर लेते हैं, क्योंकि ये समझ के हम आगे जो हम समझना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं, उसको आसानी से समझ पाएंगे। दैट मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स या लाइफ प्रोसेस जो होती हैं, दे नीड एनर्जी टू हैपन। एनर्जी तो चाहिए, बिना पावर के तो होगा नहीं। अब पावर तो अपने आप से बनती नहीं है। माना आपके घर में आपको फ्रिज चलाना है, कंप्यूटर टीवी चलाना है, उसके लिए पावर आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो आपके घर में थोड़ी बनती है, वो तो कहीं उसका सोर्स होता है, डैम होता है, या अन्य किस्म के पावर हाउसेस होते हैं, वहां से आपके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी आती है। वैसे ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट या लाइफ प्रोसेस जो आपके आपके बॉडी के अंदर चल रहे हैं, उनको भी तो एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए उसको एनर्जी सोर्स, हमारे अंदर तो ऐसा कोई एनर्जी सोर्स है नहीं, वो तो हमें बाहरी एनर्जी सोर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो हमें एक एनर्जी सोर्स खोजना पड़ता है, उस एनर्जी सोर्स को हमें इनटेक भी करना पड़ता है, अंदर भी लेना पड़ता है, तो उसके लिए भी सिस्टम चाहिए। देखिए, इनटेक करने के लिए यहाँ पर ये चार्ट इसलिए बताया गया है ताकि आपको सिस्टम्स की जानकारी हो कि सिस्टम्स क्यों चाहिए हमें, किस लिए चाहिए। इनटेक करने के लिए हमें सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम हमें डेवलप करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, निर्मित करना पड़ेगा। फिर इनटेक तो हो गया, फिर एनर्जी प्रोडक्शन। तो एनर्जी प्रोडक्शन, अब जो हम बाहर से एनर्जी का जो हमारे पास सोर्स होगा, जो कुछ हम लेंगे वो तो रॉ होगा, वो तो वैसी ही एनर्जी नहीं होगी जैसे हमें हमें हमारे शरीर को या मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स को होने के लिए जहां पर जितनी एनर्जी की आवश्यकता है, वैसी एनर्जी हमें बाहर से नहीं मिलेगी, हमें तो रॉ मिलेगी। तो हमें वैसे एनर्जी जनरेट करनी है जो हमें चाहिए, तो एनर्जी प्रोडक्शन भी होना चाहिए, उसके लिए भी सिस्टम होना चाहिए हमारी बॉडी में। तो फिर एनर्जी बनेगी, और उस एनर्जी से मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स या लाइफ प्रोसेस चलेंगी। ये आप इतना समझ लीजिए। ठीक है, एक फ्लो चार्ट और है। लाइफ प्रोसेस नीड एनर्जी। एनर्जी के लिए आउटर एनर्जी सोर्स पर या एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स पर हमें डिपेंड होना पड़ता है, वो है फूड। सारे ही लगभग सभी ऑर्गेनिम्स के लिए फूड ही जो है एनर्जी सोर्स है। उसको हमें इनटेक करना पड़ता है, तो इनटेक के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, फिर उसको तोड़ना पड़ता है, तो ब्रेकडाउन के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए, फिर उसको अलग अलग कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ता है, सभी कोशिकाओं तक पहुंचाना पड़ता है, उसके लिए हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए।
और ऑक्सीडेशन रिडक्शन फिर कोशिकाओं में होता है। तो फिर बनता है, फिर एनर्जी उत्पन्न होती है जो हम यूज कर सकते हैं हमारे मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स के लिए। जो एनर्जी चाहिए वो हम उत्पन्न कर सकते हैं, बना सकते हैं। यूजफुल और मटेरियल बनते हैं, और कुछ वेस्ट मटेरियल भी बनते हैं। तो वेस्ट मटेरियल को हमें एक्सक्रीट भी करना पड़ता है, उसको उसका एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन के लिए भी हमें जो है एक सिस्टम चाहिए होता है। तो हमें बहुत सारे सिस्टम चाहिए होते हैं, और ये सिस्टम जब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, सिमल्टेनियसली जब कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, तब जाके लाइफ 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 बन पाती है। समझ रहे हैं आप? तब जाके लिविंग बीइंग जो है, जिसको आप जो आप परिभाषा बना पाते हैं लिविंग बीइंग की, वो परिभाषा तब बन पाती है जब ये सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं। ओके, तो जिन सिस्टम्स की हम बात कर रहे हैं वो ये है। हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेगुलेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए किसी भी लिविंग बीइंग के अंदर ये सारे सिस्टम्स होना आवश्यक है। These are the necessary systems for living beings. Simpler organisms may contain all of these within a cell, and multicellular or complex organisms have developed specific tissues and regions for all these systems. These systems work in coordination to achieve the state of living. ये सारे सिस्टम्स कोऑर्डिनेशन में जब काम करते हैं तो हम जिसे स्टेट ऑफ लिविंग कहते हैं ना, जिसको हम अलाइव कहते हैं, वो तब बन पाता है। बस अब इसको हम डिटेल में भी आगे पढ़ते रहेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि देर मस्ट बी एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। क्यों? अल्टीमेट सोर्स तो होना ही चाहिए, क्योंकि हम तो एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फिर वो एक्सटर्नल सोर्स भी तो किसी पर डिपेंड करता होगा। ऐसे में तो ये चेन चलती जाएगी, तो ये चेन अंत, इसका जहां पर अंत होगा वही तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होगा, क्योंकि वो तो स्वयं से एनर्जी उत्पन्न कर रहा होगा, और फिर इस पूरी चेन को एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा होगा। तो अल्टीमेट सोर्स है, बोल रहे हैं भाई साहब यहाँ पर देखो, आई एम द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन, द सन। ठीक है, सूर्य जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे एनर्जी मिलती है प्लांट्स को एनर्जी मिलती है, और जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं इस अर्थ पर, जितने भी ऑर्गेनिम्स हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स से ही एनर्जी लेते हैं। का मतलब उन सब की लाइफ जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स के कारण ही एग्जिस्ट करती है। ये आपको समझ आना चाहिए। तो प्लांट्स इतनी इंपॉर्टेंट है भैया, क्योंकि प्लांट्स के पास एक वरदान है, वो एक बहुत ही स्पेशल काम कर सकते हैं, बहुत ही यूनिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकते हैं, और एक फिनोमिनल एबिलिटी उनके पास है जो औरों के पास नहीं है। वो ये है कि वो जो ये अल्टीमेट सोर्स है ना एनर्जी का, इससे जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को ये ट्रैप कर सकते हैं, ये उस एनर्जी को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम उस एनर्जी को यूज कर रहे होते या कर पाते ना, तो फिर हमें किसी एक्सटर्नल सोर्स पर पर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो बून है ये तो केवल प्लांट्स को है। तो ये हमें समझना चाहिए। ओके, प्लांट्स कैन ट्रैप एंड यूज द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन। प्लांट्स जो हैं सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी में। सन मैंने आपको बताया है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये काम करता है प्लांट्स में क्लोरोफिल। ये तनों में भी होता है, बहुत सारे तने भी करते हैं, और मुख्यतः जो है बृहद स्तर पर, बड़े स्तर पर ये लीव्स जो है ये काम करती हैं। तो लीव्स में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सन से आने वाली एनर्जी को ट्रैप कर सकता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि क्लोरोफिल जो है इस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हुआ हर प्रकार की लाइफ फॉर्म्स के लिए। कहाँ? अर्थ पर आज जो एग्जिस्ट कर रही है ना। तो क्लोरोफिल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ है, आप देख सकते हैं। अपर एपिडर्मिस जो है ये ऊपर वाला हिस्सा होता है, जो आपको वैक्सी हिस्सा दिखता है किसी भी लीफ का, वो वाला हिस्सा होता है जो वैक्सी हिस्सा होता है। वो वैक्सी इसलिए ही होता है क्योंकि इसलिए होता है ताकि जो वेपोरेशन होता है ना, एवेपोरेशन होता है, जो पानी जो बाहर निकलता है वाष्पीकृत होके, वो कम से कम हो, लीफ से ज्यादा पानी बाहर न निकले। वो वैक्स की लेयर उसको इस प्रकार से प्रोटेक्ट करती है एक्स्ट्रा एवेपोरेशन को। ये पेलिसेड लेयर आपको दिख रही होगी, ये डेंसली पैक्ड कोशिकाएं होती हैं, इनमें बहुत सारा क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये
और इसके ऊपर जो अपर एपिडर्मिस जो है वो वैक्स वाली जो लेयर है ये सब ट्रांसपेरेंट होती हैं, ताकि अधिक से अधिक जो है सूर्य का प्रकाश अंदर इस पेरिसेल लेयर और इसके अंदर जो ये स्पंजी मेसोफिल वाला जो आपको लेयर दिख रही है ये यहाँ तक पहुंच जाए। तो इनमें क्लोरोफिल होता है। ये स्पंजी मेसोफिल वाली जो लेयर है यहाँ पर जो ये कोशिकाएं हैं इनमें भी क्लोरोफिल होता है। ये ऊपर वाली पेलिसेड लेयर से थोड़ा कम होता है, इनमें जो ऊपर वाले जो कोशिकाएं हैं इनसे थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है। और नीचे वाली जो लेयर है इसमें आपको बीच में बहुत सारा एयर गैप भी दिख रहा हो। ये गैप इसलिए है ताकि जो एयर है, क्योंकि एयर भी तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है यहाँ पर उनको, तो जो एयर जो गैस का जो एक्सचेंज होना है उसके लिए ज्यादा सरफेस एरिया मिल जाए, इसलिए ये बीच का खाली हिस्सा होता है। इसको हम और डिटेल में भी चर्चा करेंगे बाद में। नीचे आपको दिख रहा होगा स्टोमेटा होते हैं, नीचे वाले एरिया में स्टोमेटास होते हैं, और गार्ड सेल्स जो होती हैं वो स्टोमेटा को क्लोज एंड ओपन करने का काम करती हैं। ये स्टोमेटास आपको दिख रहे हैं लोअर एपिडर्मिस वाले लेयर में है। तो इसका मतलब लोअर एपिडर्मिस जो होती है वो पार्शियली परमिएबल होती है, मतलब पोरस होती है, क्योंकि उसमें स्टोमेटा होता है जो कि गैसेस को अंदर आने भी देता है और बाहर भी जाने देता है। कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, ऑक्सीजन का उसको बाहर निकलने भी देता है, दैट लेट द ऑक्सीजन मूव आउट। तो ये सारी चीजें इस प्रकार से डिजाइंड हैं। और अब इसको हम फिर आगे हम वीडियोस में डिटेल में भी चर्चा कर लेंगे। आप फिलहाल इसको बना लीजिएगा, आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं कि प्लांट्स कैन ट्रैप द एनर्जी दैट इज कमिंग फ्रॉम द सन, they convert it into chemical energy. Chemical energy is what they use to synthesize their food, which means the plants don't need to eat food. plants को आवश्यकता ही नहीं है फूड ईट करने की, मतलब किसी एक्सटर्नल सोर्स पर डिपेंड रहने की, क्योंकि वो खुद ही बना सकते हैं अपना फूड। खुद क्यों बना पाते हैं, स्वयं से ही क्यों बना पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास एनर्जी है स्वयं से बनाने के लिए। एनर्जी कहाँ से आई, सन से आई। सन से कैसे एनर्जी आ गई, क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऐसे ऑर्गन्स हैं, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ऐसी मशीन्स हैं जो उस सन से आने वाले एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं, जो क्लोरोफिल है। Plants don't need to eat food, or they don't need to depend on an external source of food. The conclusion is this, that so far we have got to know that there can be two types of organisms. Obviously दो प्रकार के ही हो सकते, दो प्रकार के अभी तक हमने जो पढ़ा है दो प्रकार के हैं। वन हु कैन प्रोड्यूस द फूड दे नीड टू बी अलाइव, कि जीवित रहने के लिए जो फूड चाहिए, जीवित रहने के लिए फूड क्यों चाहिए, क्योंकि जीवित रहने के लिए, जीवन के लिए चाहिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट, और मॉलिक्यूलर मूवमेंट के लिए चाहिए एनर्जी, और एनर्जी के लिए चाहिए फूड। तो अल्टीमेटली मतलब कंक्लूजन क्या निकला कि जीवन के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिम्स, कंक्लूजन ये निकला है अभी तक कि दो प्रकार के ऑर्गेनिम्स हैं। वन हु कैन प्रोड्यूस द फूड दे नीड टू बी अलाइव, एंड अनदर हु हैव टू डिपेंड ऑन एन एक्सटर्नल फूड सोर्स, जो हम हैं। आपको पता ही है एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो हैं। Based on these qualities, biologists have separated them into two categories, the autotrophic organisms and the heterotrophic organisms. Autotrophic organisms हैं ये respectively, तो इसके आगे the autotrophic organisms and the heterotrophic organisms respectively का मतलब one who can produce the food they need to be alive are autotrophic organisms, and another who have to depend on an external food source, those all are heterotrophic organisms. ओके, इस वीडियो में इतना ही। इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। इससे आप नोट्स बना लेंगे जहां पर भी आवश्यक हो। फिलहाल थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।